वाली बिट ऑन हो जाती है आखिरी फ्रेम के अंदर, तो उसके बाद से फिर वही डिफ अमाउंट ऑफ टाइम एक्सपायर होने के बाद कंटेंशन विंडो के बाद बाकी जो स्टेशन हैं वो उस चैनल को एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने बताया कि जब स्टेशन PS पोल फ्रेम भिजवाता है, अब उसको पता नहीं होता, उसको ये पता होता है कि मेरे लिए कोई डाटा है, बीकन में ये पता लग रहा होता है कि स्टेशन के लिए डाटा है, बट ये पता नहीं चल रहा होता कि कितना डाटा है। ठीक है, तो वो कितना डाटा चूंकि इसको पता नहीं होता, तो ये क्या करता है कि ये सिंपल एक सिर्फ और एक एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, इतने टाइम के लिए उसको बुक कर लेता है। देखिए हमने जिस तरह पीछे देखा था कि यार बेशक आपके पास 10 MB डाटा हो, लेकिन आप बुकिंग सिर्फ पहली फ्रेगमेंट के हिसाब से करवाते हैं। ठीक है, वो पहली फ्रेगमेंट अगली फ्रेगमेंट के लिए बुक कर लेती है, उससे अगले के लिए करना शुरू कर देती है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर ये जो PS पोल का फ्रेम जाता है, इसके अंदर सिर्फ और एक एक्नॉलेजमेंट के बराबर बुकिंग की जाती है कि एक बार हमें मीडियम मिल जाए, उसके बाद फिर जितना डाटा आगे आ रहा होगा वो डाटा अपने हिसाब से वो नैव की वैल्यू को मजीद अपडेट करता रहेगा। ठीक है, और अपने पास होल्ड करके रखेगा मीडियम। ये एक होता है कि ये वो सिनेरियो है कि जब मैंने PS पोल जनरेट किया और एक्सेस पॉइंट ने मुझे फौरन डाटा भेजना शुरू कर दिया। लेकिन कभी कभार ऐसे भी होता है कि एक्सेस पॉइंट जो होता है वो बिजी होता है। ठीक है, तो एक्सेस पॉइंट के पास ये फैसिलिटी है कि वो थोड़ी देर के लिए PS पोल के जवाब में फौरन डाटा उस स्टेशन को ना भिजवाए, उसे कहे यार तुम 2 मिनट वेट करो, मैं कोई और काम कर रहा हूँ या किसी और की ट्रांसमिशन हैंडल कर रहा हूँ, जब मैं उससे फारिग हो जाता हूँ तो फिर मैं आपके साथ गुफ्तगू शनीद करूंगा। ठीक है, ऐसी सूरत में क्या होगा, मतलब ये 2 सिनेरियो हैं। जब आप PS पोल भिजवाते हैं तो या तो एक्सेस पॉइंट आपको फौरन डाटा देना शुरू कर देता है, ठीक है, या फिर वो आपको थोड़ी देर के लिए डेफर कर देता है, जो वो काम कर रहा होता है कोई और ट्रांसमिशन में वो इन्वॉल्व है, तो वो पहले उसको कंप्लीट करता है और देन उसके बाद फिर आपको कहता है कि हाँ ये ले अपना डाटा। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, हमने पहली सूरत देखी कि जब उसको फौरन डाटा मिल जाता है तो वो हमने देख लिया कैसे हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ये हो रहा है कि जब वो PS पोल का फ्रेम भिजवा रहा है तो बजाय जवाब में डाटा भिजवाने के आपका एक्सेस पॉइंट आपको सिंपल एक एक्नॉलेजमेंट भिजवा देता है। ठीक है, ये एक्नॉलेजमेंट ये बता रही है कि ठीक है मुझे आपका PS पोल मिल गया, मैं उसको एक्नॉलेज कर रहा हूँ, आपके लिए मेरे पास डाटा भी है, लेकिन फिलहाल मैं समवेयर एल्स किसी और काम में बिजी हूँ, आप थोड़ा सा वेट करें। ठीक है, ये एक्नॉलेजमेंट मिलने का मतलब ये सब कुछ है। ठीक है, ऐसी सूरत में क्या होता है कि अब आपका जो स्टेशन है वो मुसलसल वेक मोड में रहेगा और वेट करता रहेगा। ठीक है, वही कंटेंशन विंडो डिफ वगैरह चलती रहेंगी और एक्सेस पॉइंट जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो काम करता रहेगा। ठीक है, मतलब किसी और को सर्विस दे रहा है, किसी और को डाटा दे रहा है, कोई और काम कर रहा है। ठीक है, जब वो उस काम से फारिग होगा, ठीक है, तो तब वो डिफ अमाउंट ऑफ टाइम के बाद डाटा के पैकेट इस वाले स्टेशन के लिए भिजवाना शुरू कर देगा। ठीक है, और जब वो काम सारा कंप्लीट होगा तो देन ये उसकी एक्नॉलेजमेंट कर देगा उस डाटा की और फिर वो नॉर्मल प्रोसीजर। इसके दरमियान में कंटेंशन विंडो वाला सारा कुछ होगा बट बाकी स्टेशंस के साथ। लेकिन ये वाला स्टेशन के ऊपर 2 रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगी कि नंबर 1 तो ये कि ये मुसलसल वेक रहेगा, अब ये स्लीप मोड में नहीं जा सकता क्योंकि इसके लिए डाटा है और एक्सेस पॉइंट ये कह रहा है कि मैं तुम्हें डाटा भिजवा रहा हूँ, अभी फिलहाल मैं नहीं भिजवा रहा लेकिन मैंने तुम्हें डाटा भिजवाना है, अभी आने वाले किसी भी टाइम में मैं डाटा भिजवाना शुरू कर दूंगा। ये डिपेंड कर रहा होता है कि एक्सेस पॉइंट इस वक्त कहाँ बिजी है। ठीक है, ऑब्वियसली अब बेसिकली अब हो ये रहा है कि जैसे हम कहते हैं ना कि वो सारे स्टेशन कंपीट करते हैं, अब कंपीट किसने करना है, अब कंपीट बेसिकली AP ने करना है। ठीक है ना, पहले तो ये स्टेशन था ना, इसने अगर कोई डाटा भिजवाना होता तो ये कहता कि हाँ जी मुझे भी चाहिए कंटेंशन विंडो के हिसाब से। हाँ, अभी तो बेसिकली AP ने डाटा भिजवाना है, इसने तो कह दिया कि ठीक है, उसने एक्नॉलेजमेंट भिजवाई, इसने कहा ठीक है मैं जागा हुआ और वेट कर रहा हूँ, जब भी आपको टाइम मिले बीच में तो आप मुझे डाटा भिजवा दें। ठीक है, अब वो कंटेंशन विंडो वाले सारे काम चलते रहेंगे, बीच में फिर अभी AP का काम है कि वो किस वक्त कैरियर को ग्रैब करता है और इसके लिए वो ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देता है। अब ये लिसन मोड में वेट करता रहेगा, जो ही AP ग्रैब करेगा कैरियर, इसको डाटा भिजवाना शुरू करेगा, ये उसके अकॉर्डिंगली एक्नॉलेजमेंट देता रहेगा और जब वो डाटा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर उस टाइम में ये नहीं हो सकती ना, क्योंकि ये अब इसको मुसलसल जब तक इसको वो डाटा मिल नहीं जाता तब तक ये मुसलसल वेक रहेगा। ये एक इशू है। अच्छा, और इसके अंदर एक और ऑप्शन होता है मल्टी रेट सपोर्ट की। मल्टी रेट सपोर्ट एक्चुअली इसलिए भी ज़रूरी होती है कि जो आपका ट्रांसमिशन का रेट होता है ना, ये आपके मुख्तलिफ सिनेरियो पे, मुख्तलिफ वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल आपके नेटवर्क में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस आ रही है तो आपका रेट ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपका डिस्टेंस फ्रॉम AP बढ़ता जा रहा है
तो तब भी आपका जो रेट है वो निस्बतन कम होगा। अगर आप जितने करीब हैं उतने आप ज़्यादा हाई स्पीड में ट्रांसमिशन कर सकेंगे, ठीक है। तो ये जो जितने भी एपीज होते हैं ये मल्टी रेट सपोर्ट कर रहे होते हैं कि जो करीब वाले सेशन है उनको हाई रेट के ऊपर डाटा भिजवा रहे हो, जो दूर वाले सेशन है लो रेट पे भिजवा रहे हो। और ये नॉर्मली नेगोशिएशन डिपेंड कर रही होती है स्टेशन की सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए, क्योंकि एपी के पास तो अनलिमिटेड पावर होती है और वो किसी भी हवाले से किसी भी रेट में डेटा भिजवा सकते हैं। अभी स्टेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि स्टेशन कितना दूर है, कितना करीब है, जिस एरिया में वो है वहाँ पे इंटरफेरेंस कितनी ज़्यादा आ रही है, ठीक है। उसके आसपास कोई हिडन नोड्स वगैरह हैं कि नहीं है, अगर वो होंगी तो उनकी वजह से भी शो होना शुरू हो जाएंगे। तो इसके हिसाब से वो स्टेशन टू स्टेशन एक्सेस पॉइंट जो है वो अपने रेट को वेरिएबल रखता है। अच्छा, उसके बाद हमारा आज का आखिरी जो सेक्शन है वो है फ्रेम प्रोसेसिंग एंड ब्रिजिंग। ब्रिजिंग का क्वेश्चन हम 2-3 बार उठा चुके हैं मेरे ख्याल में, ठीक है। उसका हम थोड़ा सा है नहीं, चलिए अच्छी बात है, अभी हम उसको मजीद थोड़ा सा इन डेप्थ देख लेंगे ना, ठीक है। मैंने उसको आपको कहा था कि पता है मैंने देखा था ग्रुप पे ईमेल आई हुई है, आपने चेक नहीं किया ना ग्रुप एक्चुअली, क्योंकि ये टाइम मेरे ख्याल में शायद कल कन्वे हुआ था तो आज ईमेल कर दी गई थी कि जो करंट टाइमिंग है वो 5:30 से तो फिर 7:30 बजे क्लास है, तो मुझे तो फिर भी रुकना ही पड़ेगा। ये हम ना थोड़ी देर बात कर लेते हैं, जरा मुका लें उसके बाद, ठीक है, डिस्कशन। अच्छा, फ्रेम ब्रिजिंग जैसा कि हम 2-3 बार इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रिजिंग का प्रोसेस वही है कि वायरलेस टू वायर्ड और वायर्ड टू वायरलेस ट्रांसमिशन हो रही होती है, ठीक है। और ये कैसे हो रही होती है इसको हम इस तस्वीर में ज़रा जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। इस तस्वीर में 2 हिस्से हैं जनाब। एक तो है कि जब डाटा वायर्ड से वायरलेस में जा रहा होता है और एक वायरलेस से वायर्ड में जा रहा होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ इस तरह से होता है कि अगर वायर्ड से वायरलेस मीडियम, मतलब वायर्ड से डाटा हमारे पास आ रहा है, तो हम ये वाली जो लाइन है इसको रिव्यू करेंगे कि ये कैसे काम कर रही है। तो इसमें सबसे पहले तो उस फ्रेम को वैलिडेट किया जाता है, ठीक है। हमारे पास वायर्ड से एक डाटा आ गया, एक फ्रेम आ गया, हम उसको देखेंगे, उसकी मुख्तलिफ तरह के जो CRC चेक वगैरह हैं, मैक के हेडर वगैरह हैं, उनको देखा जाएगा। और देखने के बाद हम चेक करेंगे कि नंबर 1 तो ये कि इस फ्रेम या जो भी हमें पैकेट मिला है, ये इसके अंदर जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है वो हमारा ही है, हमारे से मुराद ये AP का ही है, किसी और AP के लिए तो ये नहीं भेजा गया। अगर तो किसी और AP के लिए भेजा गया तो सिंपल वो मैक एड्रेस पढ़ के इसको डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये हमारे लिए ही है तो हम क्या करेंगे कि हम उसकी CRC की वैलिडेशन करेंगे कि ये पैकेट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन करप्ट तो नहीं हो गया, ठीक है। अगर करप्ट भी नहीं हुआ, इसका CRC भी बिल्कुल ठीक आ गया, तो नेक्स्ट चीज़ देखी जाएगी कि कहीं ये डुप्लीकेट फ्रेम वगैरह तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर डुप्लीकेट फ्रेम है और ऑलरेडी हम इसको प्रोसेस कर चुके हैं तो ऑटोमेटिकली फिर हमें इसको करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ देखी जाएगी कि कोई फ्रेगमेंट तो नहीं है, क्योंकि अगर फ्रेगमेंट होगी तो फिर हमें सारे के सारे इसके पैकेट अपने पास बफर करने पड़ेंगे। जब सारे पैकेट कंप्लीट हो जाएंगे तो देन उसका पूरा एक पैकेट बना के आगे इस पर कार्रवाई डाली जाएगी। तो अगर ये दोनों काम नहीं है, या अगर फ्रेगमेंट है तो सारी जब असेंबली कंप्लीट हो जाएगी फ्रेगमेंट की, तो फिर इसको ऊपर वाली मतलब प्रोसेस में भिजवा दिया जाएगा जो कि ये करेगा कि उसको डिक्रिप्ट करेगा, ठीक है। अगर इसके ऊपर कोई इंक्रिप्शन वगैरह लगी हुई है, कोई एल्गोरिथम वगैरह लगा हुआ है, देखा जाएगा, कोई WPA2 WEP वगैरह वगैरह, तो इसको डिक्रिप्ट किया जाएगा। डिक्रिप्ट करने के बाद डीफ्रेगमेंट और रीअसेंबली वगैरह को कंफर्म किया जाएगा। वो करने के बाद इसकी इंटेग्रिटी को वैलिडेट किया जाएगा और रिप्ले डिटेक्शन की जाएगी कि कहीं ये पैकेट रिप्ले अटैक एक खास किस्म का अटैक होता है जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी वाले वो जानते होंगे कि एक ही पैकेट को, सपोज नेटवर्क से इंटरसेप्ट ऑथेंटिकेशन का पैकेट है, मैं करता हूँ जिसमें आपका कोई यूजर नेम पासवर्ड जा रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और इंटरप्ट हुआ है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं स्निफर हूँ, कोई रोग किस्म का बंदा हूँ, तो मैं करूँगा कि मैं वो पैकेट अपने पास ना सेव कर लूँगा, ठीक है। वायरलेस मीडिया में कोई भी रीड कर सकता है, आप अपना काम करेंगे, ऑथेंटिकेट होंगे, चले जाएंगे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं शाम के टाइम ना मैं वही पैकेट दोबारा से सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आपका वो जो वैलिड ऑथेंटिकेशन वाला पैकेट था ना, जिसके अंदर आपका कोई यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह जा रहा होगा, वो मैंने अपने पास सेव कर लिया। अगली बार मैं एज इट इज वही पैकेट भिजवा देता हूँ, ठीक है। तो उसमें ज़ाहिर है यूजर नेम और पासवर्ड तो वो प्रॉपर लगा हुआ है ना, उसी तरह जिस तरह आपने करके भेजा हुआ है, तो मैं ऑथेंटिकेट हो सकता हूँ उस पैकेट की बेस पे। तो इस चीज़ को कहते हैं रीप्ले अटैक, कि आपने एक पैकेट जो ऑलरेडी ऑथेंटिक था, वैलिड था, वो चल रहा था, उसको आपने रीप्ले किया और रीप्ले करके उसे कोई फायदा हासिल कर लिया। उस अटैक को रोकने के लिए डिफरेंट तरह के उन्होंने फिर चेक्स लगाए होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं कि ये पैकेट कहीं रीप्ले तो नहीं हो रहा। तो ऐसी सूरत हाल में रिप्ले को डिटेक्ट किया जाता है। अगर रिप्ले वगैरह भी नहीं है तो देन फिर उसकी प्रॉपर
लॉजिकल लिंक लेयर के ऊपर कन्वर्जन करके उसको 802.11 के फ्रेम के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। उसके ऊपर वो प्रॉपर हेडर्स वगैरह उसी तरह लगाए जाते हैं जिस तरह 802.11 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद उसका FCS वगैरह कैलकुलेट किया जाता है, वो जो फ्रेम का वो एक चेक होता है जिस तरह CRC चेक होते थे इथरनेट वाले फ्रेम में, और देन फिर उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है आपके वायरलेस मीडियम के ऊपर, ठीक है। और अगर कोई पैकेट हमारे पास वायरलेस में से आ रहा हो तो ऐसी सूरत में क्या किया जाता है कि पहला जो आपने एक्सप्लेन किया वो वायर्ड पे किया है, अभी जो है वो वायर्ड से वायरलेस पे है। ठीक है ना, बिल्कुल सही, ठीक, सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब अगर सपोज वायरलेस के ऊपर ट्रांसमिशन होनी है तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि जब हमारे पास कोई पैकेट रिसीव होता है तो हम चेक करेंगे कि ये जो जिस स्टेशन के लिए ये पैकेट हमारे पास रिसीव हुआ है वो पावर सेव मोड में तो नहीं गया हुआ, क्योंकि अगर वो पावर सेव मोड में गया है तो क्या होगा कि उसके लिए हमें बफर करना पड़ जाएगा, उसको हम सेंड नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर वो पावर सेव मोड में नहीं है, ठीक है, ओके है, और हमने बफरिंग भी नहीं करनी है, हमें उसको सेंड करना है, तो फिर हम ये करेंगे कि हम उसको सीक्वेंस नंबर एलोकेट करते हैं। सीक्वेंस नंबर का भी इस लेक्चर के शुरू में हमने काफ़ी डिस्कस किया था डिटेल में। सीक्वेंस नंबर होते हैं कि मतलब हर पैकेट के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रांसमिशन के साथ लगना शुरू होते हैं, ठीक है। तो हम उसको सीक्वेंस नंबर एलोकेट करेंगे। सीक्वेंस नंबर एलोकेट करने के बाद उसकी इंटेग्रिटी वगैरह को चेक करेंगे, ठीक है। अगर वो पैकेट बड़ा है उसके ऊपर कोई फ्रेगमेंट वगैरह तो नहीं लगनी, अगर फ्रेगमेंट लगनी है तो फिर सीक्वेंस नंबर के साथ साथ फ्रेगमेंट नंबर भी लगना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जब भी कोई फ्रेगमेंटेशन होती है तो होता है कि सारी फ्रेगमेंट्स का सीक्वेंस नंबर सेम रहता है, ठीक है, और फिर फ्रेगमेंट नंबर 1 2 3 4 5 6 होना शुरू हो जाता है, ठीक है, ताकि जब रिसीवर के पास पहुंचे तो ताकि वो रीसम्बलिंग के लिए उसको पता चल जाए कि नंबर एक तो ये कि सारे पैकेट एक ही सीक्वेंस से ताल्लुक रख रहे हैं, इसका मतलब ये सारे एक ही फ्रेगमेंट के डिफरेंट चंक्स हैं, ठीक है। और फिर उनको फिर ऑर्डर में कैसे लेकर आना है वो फ्रेगमेंट नंबर से 1 2 3 4 होना चाहिए। तो अगर ये कोई फ्रेगमेंट वगैरह हो तो उसको फिर साथ फ्रेगमेंट नंबर की असाइनमेंट होती है। फ्रेगमेंट नंबर की असाइनमेंट होने के बाद चेक किया जाता है कि ये जो स्टेशन है हमारा ये कौन सी वाली कोई इंक्रिप्शन टाइप सपोर्ट कर रहा है। कुछ स्टेशन होंगे वो WEP कर रहे होंगे, कुछ स्टेशन WPA कर रहे होंगे, कुछ स्टेशन WPA2 कर रहे होंगे, और कुछ स्टेशन माइट भी ओपन हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चेक होता है कि जिस स्टेशन को अब हमने ये डाटा भिजवाना है ये किस किस्म की इंक्रिप्शन वगैरह को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो जिस किस्म की इंक्रिप्शन को सपोर्ट कर रहा होता है उस तरह की इंक्रिप्शन में उस फ्रेम को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। उसके बाद फिर उसका मैक हेडर उसके ऊपर अटैच होता है डेस्टिनेशन के हवाले से। उसके बाद उसका CRC कैलकुलेट होता है। CRC कैलकुलेट होने के बाद उसको अटैच कर दिया जाता है एट द एंड ऑफ द पैकेट, और फिर उसको फिजिकल लेयर को भिजवा दिया जाता है ताकि वो उसको हार्डवेयर के ऊपर ट्रांसमिट कर दे, ठीक है। तो ये दो सिनेरियोज होते हैं कि जब डाटा वायर्ड से वायरलेस को जा रहा हो या वायरलेस से वायर्ड को जा रहा हो। अच्छा, इसके अलावा इसमें इन्होंने एक और क्वालिटी ऑफ सर्विस के हवाले से कुछ एक्सटेंशन डाली भी तो हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि HCF के अंदर वो मल्टीपल क्यूज बनाना शुरू कर देता है और हाई प्रायोरिटी ट्रैफिक को अलग क्यू में डालता है, उसको ज़्यादा वो वेटेज दे देता है, लो प्रायोरिटी को अलग दे लेता है। तो इसी तरह 802.11 जो है उसने भी इस ब्रिजिंग के प्रोसेस में डिफरेंट तरह की क्यूज डाली हुई होती हैं। और सपोज हम कह देते हैं कि आपने सपोज UDP टाइप के जो पैकेट्स हैं या ख़ास एप्लीकेशन एक ख़ास टाइप की जो पैकेट है उनको आपने ज़्यादा हाई प्रायोरिटी देनी है और वो जो बाकी पैकेट हैं उनको आपने नॉर्मल प्रायोरिटी देनी है, तो उसके लिए अलग से कोई क्यूज़ वगैरह अपने पास बनाना शुरू कर देगा। बट मतलब वही वाली बात है कि ये जो बाकी प्रोसीजर हैं वो इसी तरह चलते रहेंगे। सिर्फ होगा ये कि आपके पैकेट जो आगे फॉरवर्ड हो रहे हैं फिजिकल लेयर के ऊपर ट्रांसमिट होने के लिए, सिर्फ उनमें फ़र्क ये आ जाएगा कि वेल फर्ज अगर हमारे पास 50 पैकेट आ गए हैं, ठीक है, डिफरेंट तरह के हैं, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 3 क्यूज़ हैं, 3 डिफरेंट तरह की सर्विस लेवल्स हैं, और हमारे पास 50 पैकेट आते हैं, तो हम करते ये हैं कि जिनकी हाई है पहले उनको 4 पैकेट निकालते हैं और फिर 1 पैकेट लो वालों का निकालते हैं। इस तरह करके वो क्यूज़ की मैनेजमेंट वगैरह वो कर दी जाती है क्वालिटी ऑफ सर्विस के हवाले से। अदरवाइज जो बाकी प्रोसीजर हैं कि किस तरह वो कंटेंशन हो रही होगी, किस तरह उसकी डिलीवरी हो रही होगी, वो सारे के सारे प्रोसीजर उसी तरह काम कर रहे होंगे, ठीक है। सिर्फ इस लेवल के ऊपर AP लेवल के ऊपर क्यूज़ अलग अलग हो जाएंगे और उन क्यूज़ में वो पैकेट जो है ना उनमें उनको प्रायोरिटी के हवाले से उनको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आके जी हमारा आज का लेक्चर होता है एंड, और कोई सवालात?
लेक्चर के हवाले से नहीं है। लिस्ट ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजीज में किस तरह से ये GSM या 3G 4G की बात हो रही है या सैटेलाइट कम्युनिकेशन